बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से एक्टिव केसेस है 83,004, क्योर हो चुके हैं 64,425, डेथ हो चुकी है 4,337 की। महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस है 54,758, क्योर हो चुके हैं 16,954 और डेथ हो चुकी है 1,792 की। वेस्ट बंगाल में एक्टिव केसेस है 4,009, क्योर हो चुके हैं 1,486 और डेथ हो चुकी है 283 की। भक्तिनगर थाने के एनजीपी इलाके की एक महिला जिनमें कोरोना के लक्षण दिखाई दिए गए 25 तारीख को, और आज उनकी टेस्ट पॉजिटिव आई है और उस जगह को पूरे बैरिकेड से बंद भी कर दिया गया है और उनको चैंग हॉस्पिटल भी रेफर किया गया है। आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे राजीव झा के साथ। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और एक बहुत बड़ी खबर लेकर आप सभी के समक्ष मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। बहुत बड़ी खबर यह है, सिलीगुड़ी संलग्न एनजेपी इलाके में एक महिला जो है कोरोना संक्रमित पाई गई है। आपको बता दें कि उक्त महिला को गत 25 मई के दिन जो है उत्तरबंग मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उसके लाला रस की जब परीक्षा की गई तो आज जो है उक्त महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है। मेडिकल सूत्रों के मुताबिक 25 मई को उक्त महिला को उत्तरबंग मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में उन्हें भर्ती कराया गया था और जब उसके लाला रस की परीक्षा की गई तो आज संक्रमित उसे पाया गया है। हालांकि ट्रेवल हिस्ट्री के विषय में मेडिकल सूत्रों से हमें जानकारी नहीं मिली है और इतना जरूर हम कह सकते हैं कि उक्त महिला जो है उत्तरबंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती थी, यानी कि उन्हें होम क्वारंटाइन में नहीं रखा गया था। उन्हें उत्तरबंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था और आज जब उसकी रिपोर्ट आई तो कोरोना संक्रमित उसे पाया गया और अभी तुरंत जो है उसकी प्रक्रिया हिमाचल बिहार स्थित कोविड-19 अस्पताल में ले जाने की प्रक्रिया चल रही है। एक बार फिर से एक बहुत बड़ी खबर लेकर के आपके साथ लाइव जुड़े कि एक और महिला जो है कोरोना संक्रमित सिलीगुड़ी क्षेत्र में पाई गई। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। एसकेएम के पहले साल की अवधि आज पूरी हो गई और सीएम पीएस गोयल ने इस मौके पर क्या कहा वह भी आपको सुनाते हैं। सर्वप्रथम आज सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार गठन भएको 1 वर्षको पुरित अवसरमा म सबैभन्दा पहिला ती सिक्किमे गरिब जनतालाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, म धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि बधाई दिन चाहन्छु, जसले सिक्किममा 25 वर्ष चलेको सरकारलाई फालेर या परिवर्तन गरेर सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार हुनुपर्छ भन्ने विचार लिएर हामीलाई सुरुवातकाल 2019 देखि नै उहाँले सघाउनु भयो अनि सँगसँगै हाम्रा ती तमाम क्रान्तिकारी साथीहरू जो आज हामी बीचमा हुनुहुन्न, किनभने आज जुन प्रकारको सरकारको मार्ग निर्देशन, सरकारको कानुन मुताबिक जो यो महामारीको कारणले गर्दा कोभिड-19 को महामारीको कारणले गर्दा उहाँसँग हामीले यो हर्ष उल्लासको यो अति नै पूरित अवसरमा उहाँसँग हामीले मतलब सँगै बसेर मनाउने समय पाएन र आज तपाईहरुलाई थाहा छ, आज सिक्किमलाई मात्र होइन, हाम्रो देशलाई मात्र होइन, विश्वलाई नै कोभिड-19 को महामारीले छुएको छ र सिक्किमले यो महामारी बीचमा जुन प्रकारले भारत सरकारको निर्देशनलाई पालन गर्दै हाम्रो तमाम जनताहरूलाई पनि हामीले समावेश गर्दै र उहाँको सहयोगमा जुन प्रकारले यो कोभिड-19 को संक्रमणलाई रोक्न हामी सक्षम भएको छ हो। हामीले जुन लकडाउन तेस्रो चरणको लकडाउनसम्म हामी पूर्ण रूपले सक्षम थियौं, तर चौथो चरणको लकडाउनमा हामीले हाम्रै भाइ बहिनी, हाम्रै सिक्किमे दाजुभाइलाई जुन प्रकारले बाहिरबाट ल्याउने जुन क्रममा उहाँ ल्याउनै पर्ने थियो, किनभने उहाँहरू पनि सिक्किमवासी हो, उहाँ पनि चाहन्थ्यो सिक्किममा आउनुपर्छ, घर जानुपर्छ, घरमा गएर आफ्नो परिवारसँग बस्नुपर्छ भन्ने। अनि भारत सरकारको पनि निर्देशन छ जुन ल्याउने क्रममा एकैजना भाइलाई है तपाईँ पोजिटिभ भेटियो, तर आज म तपाईलाई यसै अवसरमा म भन्न चाहन्छु त्यो भाइ जो बिमारी भाइ थियो, जसको पोजिटिभ निस्क्यो त्यो पनि आज एकदमै स्वास्थ्य छ, पूर्ण रूपले स्वास्थ्य छ र उहाँसँग जोडेका जम्मा 37 जना जो पनि व्यक्तिहरू थिए, सिक्किमको भाइ बहिनी थियो, उहाँहरू पनि पूर्ण रूपले नेगेटिभ भएको छ। एउटा हाम्रो
एउटा सफलता नै हो। म तमाम यसै अवसरमा म आदरणीय सिक्किमवासीहरूलाई, हाम्रो कार्यकर्ताहरूलाई, तमाम हाम्रो मन्त्रीमण्डलका तमाम साथीहरूलाई, विधायकहरूलाई, हाम्रो सल्लाहकारहरूलाई म बधाई पनि दिन चाहन्छु। र विशेष गरेर हेर्नुहोस्, हामीले 1 वर्षका अन्तरालमा हाम्रो विभिन्न उत्ताउ चढावको सँगसँगै, हाम्रो विभिन्न समस्याहरू सँगसँगै, यो कोभिड-19 को समस्या सँगसँगै अनि बाई इलेक्सनको चुनौती सँगसँगै हामीले सरकार चलाउन सक्षम भयो। हामीले कुनै कार्यक्रम सोचेर गरेको थिएनौँ। हामी हाम्रो सरकारको 1 वर्ष भएको वर्षगाँठमा आज हामी माननीय मुख्यमन्त्री महोदय र पार्टी अध्यक्ष महोदयलाई हामी शुभकामना गरौँ अथवा एकअर्कालाई यसो भेटेर शुभकामना गरौँ भन्ने हेतुले हामी यहाँ आएका थियौँ। र यहाँ आउँदाखेरि यति मजाले उहाँले केकहरू खाजाहरू राखेर एउटा प्रोग्रामै भयो। यसलाई कुनै प्रकारको हामीले हाम्रो लेखकले भनेको यो फर्मल होइन, यो इन्फर्मल कार्यक्रम हो। यसलाई कसैले यसलाई उल्टा नलिने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मुख्यमन्त्री महोदय अथवा पार्टी अध्यक्ष महोदय, तपाईँ हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ। हामी तपाईँहरूको साथमा, तपाईँको साथमा हामी पछिबाट हामी तपाईँले दिनुभएको मार्गनिर्देशमा हामी जहिले पनि हिँड्नेछौँ। र तपाईँ जसरी सिक्किमे जनता, सिक्किमे गरिब जनतालाई तपाईँले कुनै प्रकारको जातपात नछुटाइकन, तपाईँले जात धर्म कुनै नछुटाइकन जुन पाराले तपाईँले काम गर्नुहुनेछ, त्यही मार्गनिर्देशमा हामी आएका छौँ र जिन्दगीभरि हामी त्यही मार्गनिर्देशमा हिँड्नेछौँ। र तपाईँलाई कुनै प्रकारको बिचमा हामी कुनै प्रकारको हाम्रोबाट धोका, कुनै प्रकारको हाम्रोबाट तपाईँलाई धोकाहरू हुने छैन भनेर आज यस दिनमा यो कुनै औपचारिक कार्यक्रम नभएर यो अनौपचारिक रूपले परिवारभित्र सम्पन्न भइरहेको यो वर्षगाँठको एउटा बधाई दिने कार्यक्रम मात्र हो। कोभिड-19 अनि लकडाउनको नियम र जनता र राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि ठानेर जुन पार्टी अनि सरकारले खुसी मनाउनु पर्ने आजको यो दिन समेतलाई सीमित रूपले परिवारभित्र मात्र यसरी सम्पन्न गर्ने सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले आदेश दिनुभयो। नत्र हो भने आजको यो दिन सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूसँग खुसी मनाउन पर्ने दिन थियो। अनि सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई अँगालेर अहिले हामी सहर बजारदेखि गाउँ बस्तीसम्ममा रमझम गर्नुपर्ने एउटा ऐतिहासिक दिन थियो। किनभने 25 वर्षको एकतन्त्री सरकारलाई सत्याच्युत गरेर नयाँ पार्टीको सरकार बनिनु भनेको यो कम महत्त्वको अनि कम हर्षको कुरा पटक्कै थिएन, जसलाई आज हामीले भव्यतासँग वास्तवमा पालन गर्नुपर्ने थियो। तर सिक्किम सरकारको निम्ति अनि सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको दृष्टिकोणमा जनहित, राष्ट्रहित र लागू गरिएको कानुनलाई पालन गर्नु नै सरकारको कर्तव्य भएकोले गर्दा यो अति साधारण रूपले यहाँ हामी उपस्थित। सिलीगुड़ी 6 नंबर वार्ड के 2 लोग जिनको कल ही छुट्टी मिली है कोविड हॉस्पिटल से। हासमी चौक से एक रिपोर्ट नेहा गुप्ता के साथ। इस वक्त हम लोग सिलीगुड़ी के सफ्तर हासमी चौक पर मौजूद है और अब तक की सबसे बड़ी खबरों में से एक खबर हम आपको ये बता दें कि पिछले दिनों जो सिलीगुड़ी नगर निगम के 6 नंबर वार्ड के जो फल विक्रेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उनके बेटे भी कुछ दिन बाद जब उनकी भी लाला रस की रिपोर्ट टेस्ट हुई तो वो दोनों ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और आज राहत की खबर यह है कि उन दोनों को ही छुट्टी दे दिया गया है और बस कुछ ही देर में जो है वो अपने सिलीगुड़ी के 6 नंबर वार्ड के जो डांगीपाड़ा गांजा गली है वहाँ पे उनका घर, वहाँ पर वो चले आएंगे और कोविड अस्पताल से उन्हें फिलहाल छुट्टी दे दी गई है। साथ ही अगर कल की बात करें तो कल भी ये राहत भरी खबर मिली थी हमें कि 27 नंबर वार्ड के जो एक लोग हैं उनको भी छुट्टी दे दी गई है और 6 नंबर वार्ड के जो लोग थे उनको भी छुट्टी दे दी गई थी। लेकिन कल शायद 27 नंबर वार्ड के जो थे उनको छुट्टी दे दी गई, लेकिन जो 6 नंबर के थे उनको और उनके बेटे दोनों को आज छुट्टी दे दी गई है और बस कुछ ही क्षणों में जो है वो अपने घर को आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप देखिए कि सफदर हासमी चौक से वेनस मोड़ की स्थिति जो है वो क्या है, दिन के समय में हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ की स्थिति जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसी स्थिति फिलहाल बनी हुई है और जिस तरीके से सड़कों पर वाहन उतरी हुई है, चल रही है, इससे नहीं लगता कि कहीं भी आपको दिखेगी कि यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ भाड़ की स्थिति दिख रही है वैसा नहीं लगता कि यहाँ पर अभी भी लॉकडाउन लोग मान रहे हैं। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आप देखिए कि कुछ दिनों पहले जब ऐसी घटना की खबर मिली थी तो यहाँ पर बैरिकेड लगा दिया गया था और अभी आप देख सकते हैं
कि यहाँ की स्थिति जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी के 6 नंबर वार्ड से। बाहर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेड लगा है। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी की जो राहत भरी खबर एक मिली है कि सिलीगुड़ी के 6 नंबर वार्ड के जो फल विक्रेता थे और उनके जो पुत्र थे, उन दोनों को छुट्टी मिल चुकी है और बस कुछ ही क्षणों में वो अपने घर को आने वाले हैं। साथ ही आप देखिए कि इस बीच जिस तरीके से कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही थी, लोगों में एक भय का आतंक बना हुआ था और लोग सोच रहे यहाँ से आप देख रहे हैं कि गांजा गली के अंदर हम फिलहाल मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम आपको बता रहे हैं कि गांजा गली से फिलहाल यहाँ की स्थिति दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो कोरोना के मरीज थे वो फिलहाल यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस साइड में जो उनका घर बताया जा रहा था वहाँ पर वो आ चुके हैं और यहाँ की स्थिति जो है वो देखिए अभी भी बैरिकेड लगी हुई है और लोग जो है वो देखिए घर पर रहने के बावजूद भी वो खुद को क्वारंटाइन करेंगे और 14 दिनों के लिए खुद घर पर रहेंगे और उसके बाद ही जो है वो बाहर निकलेंगे। सिलीगुड़ी नगर निगम के 6 नंबर वार्ड की स्थिति जो है वो फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि जो फल विक्रेता थे पिछले हफ्ते जब उनकी रिपोर्ट वो पॉजिटिव आई तो एक 6 नंबर वार्ड में एक आतंक सा फैल गया था, लोगों में एक डर सा फैल गया था कि यहाँ पर इस तरीके से कोरोना की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई हुई है और उनके जो छोटे बेटे थे 10 वर्षीय, उनकी रिपोर्ट जो है वो भी पॉजिटिव आई हुई थी। यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी के 6 नंबर वार्ड से। ये हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी नगर निगम की 6 नंबर वार्ड की स्थिति और पीछे साइड भी हम आपको दिखाएंगे कि पीछे भी आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो सभी लोग जो है वो अपने अपने घरों पर हैं और एक राहत भरी खबर जो है पिछले कई दिनों से लोग सोच रहे थे, घबराए हुए थे, डरे हुए थे कि अब क्या होने वाला है। इस तरीके से जो कोरोना की पेशेंट की रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही थी, लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें सबसे खुशी की खबर ये है कि कोरोना के 6 नंबर वार्ड के जो 2 मरीज थे, एक फल विक्रेता और उनके बेटे, वो दोनों ही स्वस्थ हो चुके हैं और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें घर पर भेज दिया गया है और आज वो अपने घर पर आ चुके हैं। सिलीगुड़ी के 6 नंबर वार्ड से हम आपको ये स्थिति दिखा रहे हैं कि यहाँ की स्थिति जो है वो आप फिलहाल देख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ लोग जो है वो भी खड़े हैं। यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस साइड से किस तरीके से बैरिकेड लगाया गया है और अन्य जगहों से भी आप देखिए कि बैरिकेड जो है वो स्थिति लगाई गई है और अन्य जगहों पर अगर मस्जिद गली के सामने से अगर हम बताएं या फिर वेनस मोड़ के अन्य गलियों से जब एंट्री करते हैं, जब आप डांगी पारे की तरफ, तो वहाँ पर बहुत सारे बैरिकेड जो है वो लगाए गए हैं और इस इलाके को भी पूरी तरीके से सील किया गया है और पिछले कई दिनों से जो है वो यहाँ पर लोग सोच रहे थे कि क्या होगा नहीं होगा, बहुत डर की स्थिति जो है वो बनी हुई थी। तो ये हम आपको दिखा रहे थे कि सिलीगुड़ी की स्थिति, जो कि सिलीगुड़ी नगर निगम 6 नंबर वार्ड की स्थिति हम आपको बता रहे थे कि कल देखिए, कल ही जो है वो 27 नंबर वार्ड के जो निवासी थे जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री कोलकाता से बताई जा रही थी, उनको कल ही छुट्टी दे दिया गया है और आज सिलीगुड़ी नगर निगम के 6 नंबर वार्ड के जो 2 फल विक्रेता और उनके बेटे थे, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनको भी छोड़ दिया गया है। साथ ही साथ अभी सिलीगुड़ी से सिर्फ एक मरीज जो है वो जो कि 4 नंबर वार्ड के बताए जा रहे थे और वो एक बाहर से आए हुए उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही थी और 4 नंबर वार्ड पर उनके घर है
और वो अपने किसी परिजन या मित्र के यहाँ पर 1 नंबर वार्ड पर रुके हुए थे जब वो बाहर से आए हुए थे। तो इस बीच वो जो है वो सिर्फ डॉक्टर चैंग अस्पताल, जो कि हिमाचल बिहार स्थित डॉक्टर चैंग अस्पताल में भर्ती है फिलहाल सिलीगुड़ी से 1 रिपोर्ट, और कुल मिलाकर कोविड अस्पताल में 5 लोग जो है वो भर्ती है। तो ये स्थिति जो है वो हमने आपको दिखाई। और अभी राहत भरी खबर यह कि सिलीगुड़ी नगर निगम के 6 नंबर वार्ड से जो एक फल व्यवसायी थे और उनके बेटे को छुट्टी दे दी गई है, और कल रात को ही 27 नंबर वार्ड के जो एक व्यक्ति थे उनको भी छुट्टी दे दी गई, यानी कि कुल मिलाकर 3 लोगों को छुट्टी दी गई है, छुट्टी मिल गई है। और इसके ठीक कुछ दिन पहले ही जो माटीगारा के पति रामजोत कॉलोनी इलाके के एक जो लोग थे, व्यक्ति थे, उनको भी छुट्टी दे दी गई है। तो कुल मिलाकर 4 लोगों को छुट्टी मिल चुकी है और एक ये राहत भरी खबर है। और एक सिर्फ सिलीगुड़ी से एक व्यक्ति जो कि 4 नंबर वार्ड के हैं वो फिलहाल सिलीगुड़ी के कोविड अस्पताल में भर्ती है, और कुल मिलाकर 5 पेशेंट जो है वो कोविड अस्पताल में भर्ती है। और ये एक राहत भरी खबर हमने आपको दिखाई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी बैरिकेड जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। तो यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि आप देख ही सकते हैं कि पीछे बैरिकेड लगाई गई है, और गांजा गली डांगीपारा में जितने भी तरीके से आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पर सभी जगहों पर जो है वो लगाया गया है बैरिकेड। और लोग जो है एक राहत भरी सांस सिलीगुड़ी निवासियों ने ली है और एक खुशी की खबर जो है वो मिली है। सिलीगुड़ी से देवाशीष मंडल के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव। आज लॉकडाउन के 64वें दिन की आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर बहुत भीड़ देखी गई बाजारों में, और साथ ही साथ काफी लोग जो थे वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं थे। कुछ लोगों ने तो मास्क भी नहीं पहने थे। अभी तक यह लोग सतर्क नहीं है कि यह किस चीज से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं नेहा गुप्ता के साथ। आप देख रहे हैं कि नया बाजार में पुलिस के जो अधिकारी हैं वो सब मौजूद है, मॉनिटर कर रहे हैं। लोग मास्क नहीं पहने हैं तो उनको भी समझा रहे हैं। साथ ही आप भीड़ भाड़ की स्थिति आप देख ही सकते हैं, हल्की फुल्की। दुकानें जो है वो सब खुली ही है। चाय की दुकानों पर भी आप भीड़ देख सकते हैं। हालांकि चाय की दुकानों पर भीड़ करने की मनाही थी, इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि भीड़ भाड़ की स्थिति दिख रही है। बारिश रुकी है तो लोग जो है सब्जी बाजार, फल बाजार करने के लिए निकले हुए हैं। लीची का सीजन है तो लीचियाँ भी आप देख सकते हैं। नहीं है, महिलाएं जो है वो मास्क भी नहीं पहनी हुई है। तो ऐसी भी स्थिति जो है वो आप देख सकते हैं। देखिए लोग मास्क भी नहीं पहन के निकले हुए। ये बच्ची को देख लीजिए, ये भी मास्क नहीं पहनी हुई है। बिना मास्क के लोग जो है वो बाजारों पर काफ़ी निकले हुए हैं। बाजारों में आप भीड़ की स्थिति जो है वो अनुभव कर सकते हैं। सभी आप अच्छी तरह से भीड़ जो है वो अनुभव कर सकते हैं। बिहार का लालू पान गली के सामने भी आप भारी भीड़ देख सकते हैं।
इस वक्त हम लोग हाशमी चौक पर मौजूद हैं और आज लॉकडाउन का 64वां दिन है और चौथे चरण पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो क्या है और दिन के 12 बज रहे हैं। अब देखिए कि जितने भी सिग्नल्स के लाइट्स थे कुछ दिन पहले तक ये सभी बंद थी और हाथों से ही मॉनिटरिंग की जा रही थी, जो भी गाड़ियाँ वाहन एक जगह से दूसरी जगह पर आ रहे थे। लेकिन आज देखिए, आज से जितने भी सिग्नल्स पर आप देख रहे हैं लाइट्स ऑन हो गई है, बत्तियां जो है लाल हरी पीली वो चालू कर दी गई है और सिविक वॉलंटियर्स पहले भी जिस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे थे अभी भी आप देख सकते हैं कि हाथों के द्वारा ये अभी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरीके की भीड़ भाड़ की स्थिति आपको हाशमी चौक से देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं लगता कि लॉकडाउन जो है संपूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। लॉकडाउन के चौथे चरण को समाप्त होने में अभी भी कुछ दिनों की अवधि शेष है, लेकिन इसी बीच आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ भाड़ की स्थिति अच्छी खासी आपको देखने को मिल रही है। तो ये तो आप देखिए कि यहाँ की स्थिति है और कल की अगर हम बात बताएं, लेकिन देखिए बहुत सारी दुकानें जो है वो अभी भी बंद है, पुलिस के सिविक वॉलंटियर्स भी मौजूद है। और कल की अगर हम बात बताएं तो एक काफ़ी अच्छी खुशी की खबर, राहत की खबर ये आई है कि सिलीगुड़ी के 27 नंबर वार्ड के एक व्यक्ति जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री कोलकाता से बताई जा रही थी और सिलीगुड़ी के 6 नंबर वार्ड के जो एक फल व्यवसायी है, फल विक्रेता, उन दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन दोनों को छुट्टी दे दिया गया है। लेकिन फल विक्रेता के जो बेटे थे उनकी रिपोर्ट अभी भी नेगेटिव नहीं आई है और डॉक्टर जो है वो मशक्कत कर रहे हैं। साथ ही साथ हम भी प्रे करते हैं कि भगवान जो है उनकी रिपोर्ट बहुत जल्द नेगेटिव करे और वो भी स्वस्थ होकर अपने घर को लौट जाए। इसी बीच आप देख रहे हैं कि सिलीगुड़ी नगर निगम में अभी 2 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर चैंग अस्पताल में है, अन्य मरीज जो है वो भी भर्ती है। वेदर आप देख रहे हैं कि सुबह से ही कभी धूप हो रही है, कभी बरसात हो रही है, तो ये मिली जुली वेदर आप देख सकते हैं और अभी फिर से बूंदाबूंदी हल्की फुल्की शुरू हो चुकी है। सिलीगुड़ी के सफ्तर हाशमी चौक से फिलहाल यह स्थिति हम आपको दिखा रहे थे। चलिए ये तो यहाँ की स्थिति है, अन्य जगहों की शहर की क्या स्थिति वो भी दिखाते हैं। तेंजिंग नॉर्गे बस स्टैंड से एनबीएसटीसी की बस कौन सी जगह के लिए स्टार्ट हुई है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं राजीव झा के साथ। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का SK लाइव में स्वागत है और हम फिलहाल मौजूद हैं सिलीगुड़ी जंक्शन के एनबीएसटीसी बस टर्मिनल्स में। आपको बता दें, जैसे कि राज्य सरकार ने कुछ दिनों पहले ही घोषणा की थी कि 21 मई से राज्यों में कंटेनमेंट जोनों को छोड़ करके जो है सिंगल विंडो दुकानें जो है वो खुली रहेंगी। उसी के मुताबिक जो 21 मई से सिलीगुड़ी में भी दुकानें जो खुलनी शुरू हुई थी और दुकानें खुली हुई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सभी दुकानें जो है प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए और प्रॉपर सैनिटाइजिंग जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए जो है अपना व्यवसाय जो है बखूबी वो चला रहे होंगे। और इसी बीच एक राज्य सरकार ने घोषणा यह भी की थी कि 27 मई से जो है राज्य में फंसे हुए, यानी कि राज्य के भीतर ही फंसे हुए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने वाले लोगों के लिए एनबीएसटीसी बस परिसेवा जो है शुरू करने की भी घोषणा उन्होंने की थी। और आज 27 मई के दिन से एनबीएसटीसी के बस टर्मिनल जो कि सिलीगुड़ी जंक्शन अवस्थित है, तेंजिंग नॉर्गे बस टर्मिनल से आज बसों के निकलने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। 1-2 बसें शायद निकली भी हैं और कई सारे बसें यहाँ पर लगी हुई हैं जिसके माध्यम से आप कई राज्य के कई इलाकों में आप जा सकते हैं। साथ ही साथ लोकल रूट में भी, यानी लोकल रूट पर जो है प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए जो है इस बसों की शुरुआत की गई है। आप देख पा रहे हैं कुछ एक सामने जो बस खड़ी हुई है उस बस में यात्री हैं और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए यहाँ पर बसों में जो है यात्रियों को बैठाया गया है। थोड़ा ऊपर करके मैं दिखाना चाहूँगा आपने, ये देखिए
बस में है, लेकिन प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जो है इस तरह की पहल जो है वो शुरू की गई है। और पीछे ये देख सकते हैं कि जो पहाड़ के निवासी हैं उनके लिए भी विशेष छोटी टैक्सी की व्यवस्था जो है की गई है। और इसमें देख सकते हैं जो पहाड़ के निवासी हैं उनके लिए जो है टैक्सी की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कई सारे टैक्सी को आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जहाँ तक पहले, और ये जो कर्मचारी देख पा रहे हैं प्रॉपर जिस हिसाब से टिकटिंग हुई है उसका प्रॉपर जांच के बाद ही इन्हें बैठाया जा रहा है। कितने पैसेंजर हैं, क्या नाम है, किस ट्रैवल हिस्ट्री, क्या रिकॉर्ड है, उस हिसाब से और वो पूरा देखा जा रहा है। और जहाँ तक ये दूसरी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे कि जो बस चालक हैं, बस कंडक्टर हैं, उन्हें जो है प्रॉपर PPE यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के साथ जो है वो हम एक बार बस में ज़रूर आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं, ये चूँकि पायलट का सामने का कैबिन होता है तो पायलट के कैबिन के ठीक सामने जो है प्लास्टिक की कवर जो है लगाई गई है। ये आप देख पा रहे हैं, प्लास्टिक की कवर लगाई गई है। और उस तरफ है, और जो बस चालक है और बस कंडक्टर हैं वो PPE किट पहन रहे हैं। पूरी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए यहाँ पर इस बस व्यवस्था की शुरुआत की गई है। यहाँ देख सकते हैं दार्जिलिंग अगर कोई यात्री जाना चाहते हैं तो उनके लिए दार्जिलिंग की टैक्सी यहाँ पर मौजूद है। हर तरह की टैक्सी को यहाँ हम देख पा रहे हैं, छोटे मोटे वाहनों समेत। पहले इतनी संख्या में यहाँ बसें नहीं लगी हुई होती थी, क्योंकि राज्य सरकार का निर्देश है कि धीरे धीरे अब जो सुचारू रूप से व्यवस्था थी उसको पहल करना है। कई क्षेत्रों में कई अन्य क्षेत्रों के लोग जो थे फंसे हुए थे, उन्हें उनके घर छोड़ना है। इसी के लिए यह आज से यानी कि 27 मई से यह बस परिसेवा जो है शुरू की गई है। ये सीधी तस्वीर और ग्राउंड रिपोर्टिंग हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो है बस कंडक्टर हो या बस चालक हो, उन सभी को मुहैया कराई गई है। और प्रॉपर उन्हें सुरक्षित रखते हुए आप देख पा रहे हैं पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो PPE किट है वो खुद वो पहन रहे हैं, मास्क पहने हुए हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए इस बस परिसेवा को जो है वो शुरू की जाएगी और शुरू की ही जाएगी। देख सकते हैं सामने की तरफ देखिए PPE किट पहनकर जो है लोग तैयार हो रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना होने हेतु, क्योंकि इन्हें भी सुरक्षित रखना है, साथ ही साथ आम लोगों को भी सुरक्षित रखना है। इसी को केंद्र कर जो है तो NBCC परिसर से हम आपको दिखा रहे हैं कि कई सारे बसें जो है लगी हुई हैं और कई क्षेत्रों में के लिए रवाना होने के लिए आज यहाँ पर कुछ बसों को लगाया गया है। और यहाँ पर विशेष बात यह है कि बस कंडक्टर और बस चालक दोनों को ही जो है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पहनाया जा रहा है। हम उनसे बातचीत करेंगे। देख सकते हैं विशेष सनग्लास भी इन्हें दिया गया है, यानी कि पूरी तरह से सुरक्षित रखते हुए जो है आपकी यात्रा जो है वो सुखद होने वाली है। क्या नाम है सर आपका? অনুপম দে। अनुपम दा, এই দেখছি আজকে থেকে যে বাসটা শুরু হলো আর আপনাদেরকে প্রপার মানে ড্রেসটা আছে ওটা দেওয়া হচ্ছে রাজ্য সরকার পক্ষ থেকে, মানে এটা কি মানে যতদিন করোনা ভাইরাস থাকবে ততদিন আপনারা পড়ে কাজ করবেন না কিছু দিনের জন্য? আমরা গত 8 তারিখ থেকে আমরা লোকাল ডিউটি করছিলাম, লোকাল চলছিল গাড়ি, ইসলামপুর সোনাপুর চলছিল, ওটা করলাম কিছুদিন। এখন আজকে থেকেই আবার ইসলামপুর শিলিগুড়ি চলছে, অন্যান্য রুটে বাস চলছে, কলকাতা, দিনহাটা, তপন, যেগুলো সবই চলছে কম বেশি। আমাদের প্রোটেকশন দিচ্ছে, আমাদের ফুল প্রোটেকশন পাইছি আমরা, চলছে আমাদের। আচ্ছা, এই যদি চলাকালীন কোনো ধরনের কোনো অসুবিধা হয় আপনাদেরকে রাস্তায় বা কি ধরনের অসুবিধা হয়? রাস্তায় বলতে 20 জনের বেশি আমাদের তো মানা আছে না, সব গাড়িতে লেখাও আছে 20 জনের বেশি নেওয়া যাবে না। উইথ মাস্ক, সোশ্যাল ডিস্টেন্স এই মেনটেন করে চলতে হবে। এছাড়া দেখা যাচ্ছে এখন তো লোক নেই,
লোক হচ্ছে না, আর সময় একজন দুজন কোনো সময় নেই, খালি বাড়ি যেতে হচ্ছে। এই কয়েকদিন লাস্ট কদিন যা করলাম, এখন আজকে যাবো, দেখি এখন কীরকম হয়। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো যে কয়েকবার হয় কি আপনারা এখান থেকে রওনা দিয়ে গেছেন, কোনো প্যাসেঞ্জার নেই, কিন্তু রাস্তা যদি কেউ প্যাসেঞ্জার আপনি পাচ্ছেন, তাহলে ওদেরকে আপনি উঠাবেন না এখন উঠাবেন না? এই মাস্ক লাগবে, মাস্ক বাধ্যতামূলক, তো সরকারি প্রোটোকল মানতে হবে সবাইকে, এটা সবার জন্য, এটা এই ওইভাবে আর কি চলছে আর কি। আচ্ছা, আপনি এখন কোথায় যাবেন? আমরা ইসলামপুর। মানে কয়েকটা মানে অনেকটা মানে লোকাল রুটে বাস শুরু হয়ে গেছে। লোকাল বলতে আগে শর্ট ছিল, হ্যাঁ, মানে ডিস্ট্রিক্ট বাস ছিল আগে। হ্যাঁ। আমরা ইসলামপুর সোনাপুর করলাম, তোমার লাস্ট উত্তর দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্ট পরে 8 তারিখ থেকে গতকাল অবধি করলাম। হ্যাঁ। আজকে থেকে এখন খুলে গেল পুরাটাই, এখন চলছে। মানে একটা বাসে 20 থেকে বেশি তো আর বসানো যাবে না। 20 জনই বলা আছে, আমাদের অর্ডার তাই আছে, 20 জন করে নিচ্ছি আমরা। ये रवाना होगी और बस हो, बस के चालक हो और बस के कंडक्टर हो, वो प्रॉपर जो है पीपी इक्विपमेंट पहन कर ही बस में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मास्क पहने हुए हैं, ग्लास पहने हुए हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं, यानी कि पूरी तरीके से सुरक्षित रखने की कवायद जो है राज्य सरकार की यहाँ पर सफल जो होता हमें दिख रहा है। और काफ़ी संख्या में यहाँ पहाड़वासी भी मौजूद हैं, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों के रहने वाले हैं। उनके लिए भी जो है छोटी टैक्सी की व्यवस्था जो है वहाँ पर प्रॉपर रूप से की गई है। एक बस यहाँ रवाना होने के लिए है, हम वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, सभी देख सकते हैं। NBSTC बस टर्मिनल से आपको हम ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ देख पा रहे हैं पैसेंजर बैठे हुए हैं, टिकट, ये बस पहली बस जो है रवाना हो चुकी है। प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बस को यहाँ से रवाना दिया गया है। काफ़ी संख्या में यहाँ लोग बैठे हुए हैं जिन्हें अपने अपने गंतव्य क्षेत्र में जाना है। इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है दीदी आपका? अलीशा। कहाँ जाएंगे आप? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग। और कहाँ से आए? कैलकाटा। बाई ट्रेन? बाई बस। बाई बस। तो रास्ते में किसी तरह कोई असुविधा? आपका नाम क्या है मैडम? दीक्षा। कहाँ से है? कोलकाता। तो अभी दार्जिलिंग जाना है जी। तो रास्ते में कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की? नहीं था। बस की व्यवस्था किसने की थी? स्टेट गवर्नमेंट ने की थी ना आप लोग पर्सनल अपने खर्चे पर आए? नहीं, गवर्नमेंट। तो इन्होंने बताया कि सरकार, राज्य सरकार जो है प्रॉपर इनके आने जाने का खर्चा जो है दिए हुए थे, और उन्हीं के सरकारी खर्चे के पर जो है यहाँ पर लोग दार्जिलिंग की ओर यहाँ पर रवाना हो रहे हैं। और तमाम यहाँ देख सकते हैं प्रशासनिक स्तर पर जो है लोग यहाँ, चाहे पुलिस हो चाहे NBSTC के तमाम अधिकारी जो हैं वो कर्तव्यरत हैं। और आप देख सकते हैं प्रॉपर जो है थर्मल स्कैनर से जो है उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग हो रही है। स्क्रीनिंग होने के बाद जो है उन्हें प्रॉपर उनकी व्यवस्था की जा रही है। देख सकते हैं ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं NBSTC बस टर्मिनल से, जहां पर प्रत्येक यात्रियों का जो है थर्मल स्कैनर मशीन के माध्यम से उनकी प्रॉपर चेकिंग हो रही है। उसके बाद जो ही है उन्हें कहीं पर जाने दिया जा रहा है। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं अपने अपने कई क्षेत्रों के रहने वाले हैं, उन्हें उनके घर तक छोड़ने की व्यवस्था जो है NBSTC राज्य सरकार की ओर से की गई है। हालांकि कई यात्रियों से हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि हम कोलकाता से आए हुए हैं और कोलकाता से जिस बस से आए थे, इस बस की जो व्यवस्था है राज्य सरकार ने की थी, और कई सारे लोकल टैक्सी बस यहाँ पर मौजूद हैं। कई यात्री यहाँ मौजूद हैं जो अपने अपने घरों में जाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। टिकट काउंटर में आपके पास देख सकते हैं, टिकट काउंटर में लोग जो है लगे हुए हैं, प्रॉपर व्यवस्था हो रही है। यहाँ भीड़ लगे हुए हैं, हालांकि उतनी भीड़ नहीं है। प्रत्येक काउंटर में जो है एक कर्मी जो है तैनात है, चाहे जिससे कि किसी तरह की किसी को कोई असुविधा का सामना
ना करना पड़ेगा। तो एनबीसीसी आज से जो है सुचारू रूप से शुरू होने की पहल हो चुकी है। कई बसें जो है यहाँ से निकल भी चुकी हैं और सिरोही जंक्शन आज से हमें लग रहा है कि धीरे धीरे जो है खुलने लगेगा। तमाम प्रशासनिक पुलिस के अधिकारी जो यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने जिसकी घोषणा की थी कि 27 मई से है, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जो बस परिसेवा, खासतौर से सरकारी बस परिसेवा की शुरुआत आज से करने की जो घोषणा राज्य सरकार ने की थी, उस घोषणा के अनुसार ही आज जो है बस परिसेवा की जो है शुरुआत की गई है। कई यात्रियों से हमने बातचीत की और सबसे अच्छी बात ये रही कि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बसों में यात्रियों को बैठाया गया है। ड्राइवर और कंडक्टर का जो वेशभूषा है, जो ड्रेस कोड दिया गया था, पीपीई इक्विपमेंट के माध्यम से उन्हें सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। एनबीएसटीसी बस जो प्रबंधन है उनकी ओर से, साथ ही साथ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सुविधाएं आम यात्रियों को दी जा सके, इसकी पूरी व्यवस्था जो है राज्य सरकार ने की है। अब तक इतना ही। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद। नगर निगम के मेयर अशोक भट्टाचार्य ने प्रेस मीट कर कोरोना और किन किन टॉपिक पर बातें की, आइए आपको सुनाते हैं। আমাদের গত 18 তারিখে আমরা দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি প্রশাসক মণ্ডলীর, এবং আপনারা সবাই জানেন প্রশাসক মণ্ডলীর 7 জন সদস্য, তাদের মধ্যে আমরা সেই দায়িত্ব আবার ভাগ করে দিয়েছি কে কোন বিভাগ দেখবে। ইতিমধ্যে আমাদের প্রশাসক মণ্ডলীর একটি সভা আমরা করেছি, আগামীকাল আমাদের আরেকটি সভা হবে। আমরা প্রথমেই নাগরিকদের প্রতি এই বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর চেয়ারপারসনের পক্ষ থেকে একটি আবেদন না, এটা নিবেদন হবে, যাই হোক, এটা আমরা লিফলেট আকারে সকলকেই আমরা এটা দেব। এটার মধ্যে দেখবেন সব কিছুই লেখা আছে, আমি সময় নষ্ট করতে চাই না যে কী কী আছে। খুব সংক্ষেপে, অনেক বাধার মধ্যে, অনেক অসুবিধার মধ্যেও আমরা কাজ করতে হবে, চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমরা কাজটা করছি। আমাদের কতটুকু কাজ করণীয় সে সম্পর্কে আমরা আমাদের সেই উপলব্ধি আছে। সরকারের সহযোগিতা পাবো আমরা আশা করছি, স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ ইত্যাদিরও সহযোগিতা পাবো, বিরোধীরও সহযোগিতা পাবো, এই আশাটাও আমরা করি। এটা দিয়ে তো এইসব বিষয়গুলো নিয়ে আমরা এখানে লিখেছি। আর এই সময়তে আমাদের সাফাই কর্মীরা, স্বাস্থ্যকর্মীরা যে ঝুঁকি নিয়ে যে কাজ করছে, তাদের পাশেও আপনারা সবাই দাঁড়ান। এই হচ্ছে আমাদের তো এখন আমাদের এই সময়তে সবচাইতে বড় কাজ নিঃসন্দেহে কোভিড-19কে মোকাবেলা করা। এই কোভিড-19 মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে আমাদের ইতিমধ্যে সমস্ত কাউন্সিলরদের আমরা কোঅর্ডিনেটর হিসাবে রিডেজিগনেট করে দিয়েছি। এবার আমরা সমস্ত কাউন্সিলরদের বড় ভিত্তিক সভা করে তাদের কি কাজ হবে, কিভাবে এই কোভিড-19 জনিত পরিস্থিতি মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ বিশেষ কী করণীয় আছে সেটা আমরা ব্যাখ্যা করেছি। 4টি বড় মিটিং ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। আগামী শুক্রবার আরেকটি বড় মিটিং হবে, 5 নম্বর বড়। তো এবং তাতে সমস্ত কাউন্সিলররাই উপস্থিত ছিলেন বা কোঅর্ডিনেটর প্রত্যেকেই উপস্থিত ছিলেন। তারা প্রত্যেকেই একটা কথা বলেছেন, তারা সবাই সহযোগিতা করবেন এই বিষয়তে, এবং যে দায়িত্ব তাদের উপরে দেওয়া হচ্ছে সে দায়িত্ব তারা নিশ্চয়ই পালন করবেন। কিন্তু এটা করতে গিয়ে আমাদের কিছু সমস্যাও সম্মুখীন আমাদের হতে হচ্ছে। সেই সমস্যাটা হচ্ছে, বিশেষ করে প্রথম দিকে আমরা যেটা ভেবেছিলাম যে 2 জনের হয়েছিল, একজন মহিলা থেকে, এবং তারপরে 1 মাস কোনো পজিটিভ কিছু হয়নি। কিন্তু এখন আমরা দেখছি করোনা ভাইরাসের পজিটিভের সংখ্যা বাড়ছে, এবং এই যে বাড়ছে খুব বিপজ্জনক দিক হচ্ছে, উদ্বেগজনক দিক হচ্ছে। বাড়ছে কোন এলাকাতে?
বিশেষ করে যারা বস্তি এলাকাতে, যেখানে অনেক বেশি ঘন বসতিপূর্ণ এবং খুব অল্প জায়গাতে অনেক বেশি মানুষকে বসবাস করতে হয়, এটা আমাদের কাছে খুবই উদ্বেগের। 2, পরিযায়ী শ্রমিক যারা পরিযায়ী হোক বা যারা বাইরেতে ছিলেন, তারা যে ফিরে আসছে এবং তারা আসার পরে বিভিন্ন জায়গায় তারা ছড়িয়ে যাচ্ছেন এবং সেখানেও কিন্তু তাকে কেন্দ্র করেও কিন্তু অনেক মানুষের এই কোভিডের আক্রান্ত হচ্ছে, যা অভিযোগ আমরা যা জানতে পারছি বা যা শুনতে পাচ্ছি। কতগুলো কাজ আমাদের করতে হচ্ছে সেটা আমরা করছি। যেমন ধরুন 3টে কাজ আমরা করছি মূলত। যেমন আমাদের সাফাই কর্মীরা সাধারণভাবে শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, সমস্ত রকমের ঝুঁকি নিয়েও তারা সে কাজ করছে। যতটুকু যাদের প্রয়োজন মাস্ক ইত্যাদি, পিপি বা গামবুট ইত্যাদি সব দেওয়া হবে। কিছু দেওয়া হয়েছে, যেখানে ঘাটতি থাকবে আরও দেওয়া হবে। এমনকি তাদের মেডিকেল চেক আপের ব্যবস্থাটাও করা হবে নিয়মিতভাবে আমাদের বিভিন্ন প্রাইমারি হেলথ সেন্টারের মধ্য দিয়ে। এটা আমরা করব। কিন্তু আমরা এরপরে যেটা আমরা করছি, এটা যেমন আমরা করছি, দ্বিতীয়ত আমাদের আরেকটা কাজ, সেটা হলো বিভিন্ন এলাকাতে, বিশেষ করে বস্তি এলাকায় বা যেখানে কোনো কোভিড পেশেন্ট দেখা যাবে সেখানে কিন্তু স্যানিটাইজেশন করা। বস্তি এলাকাতে স্যানিটাইজেশনের ক্ষেত্রে আমাদের একটা বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছি। বস্তির মধ্যে যেখানে হয়, যে বস্তিতে দেখা যাবে সেই বস্তি না, আশেপাশে রেডিয়াস নিয়ে লাগোয়া কন্টিগুয়াস বস্তিগুলির মধ্যেও আমাদের এভরি অল্টারনেটিভ ডেতে সেখানে স্যানিটাইজেশন করার কথাটা আমরা বলেছি। সেই জন্য আমরা আরও 10টি স্যানিটাইজেশন মেশিন আমরা ক্রয় করছি। আমরা আরও প্রায় 10,000 এই সমস্ত গ্লাভস ইত্যাদি মাস্ক এগুলো আমরা ক্রয় করছি। যদিও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে এখনও পর্যন্ত কিন্তু কোনো অর্থ আমরা পাইনি। কোভিড-19 মোকাবেলা সংক্রান্ত কোনো অর্থ কিন্তু আমরা পাইনি এখনও পর্যন্ত। আমরা কিছু আমাদের মেয়র ত্রাণ তহবিল থেকে, কিছু নিজস্ব তহবিল থেকেই আমরা এখনও পর্যন্ত করে যাচ্ছি। এবারে যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হলো যে অনেক জায়গাতে দেখা যাচ্ছে সমস্ত সরকারি দপ্তর, কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তর, রাজ্য সরকারি দপ্তর সবাই আমাদেরকে বলতে স্যানিটাইজ করে দেওয়ার জন্য। সেটা সম্ভব না। আমরা কিছু করেছি, আমরা প্রত্যেককে বলবো আপনারা নিজেরা একটা 20,000 টাকা দাম একটা স্যানিটাইজেশন মেশিনের, সেই মেশিনটা আপনারা নিজেরা কিনে নিন। এটা খুব কঠিন কাজ না, এটা আমি অনুরোধ করবো যে আপনারা নিজেরা কিনে এটা স্যানিটাইজ করুন। এটা তো একদিনের ব্যাপার না, মাঝে মাঝে সেটা করতে হবে। বহু ব্যাংকে যেরকম প্রচুর বাইরের লোক আসছে, সুতরাং ওখানে স্যানিটাইজ করাটা তো ভীষণ প্রয়োজন। সেটা তারা একটা ব্যাংকের একটা 20,000 টাকা দিয়ে স্যানিটাইজেশন মেশিন কিনে নিতে পারে না। এটা তো খুব সাধারণ ব্যাপার। আমরা তাকে অনুরোধ করবো আপনারা এটা নিজেরা ব্যবস্থা করে নিন। এরপরে যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হলো আমরা একটা আভ্যন্তরীণভাবে আমাদের কাউন্সিলরদের বা বোর্ডতে বা আমাদের কার কী কাজ হবে সেটা সম্পর্কে একটা নির্দেশিকা আমরা দিয়ে দিচ্ছি। সেই নির্দেশিকা মোতাবেকই হচ্ছে এরা কাজ করবে। কিন্তু সমস্যা যেটা দাঁড়াচ্ছে, যখনই এই যে এত বেশি সংখ্যক মানুষ এখন আসছে, তারা পরিযায়ী হতে পারে, তারা বাইরে ছিলেন, ট্রেন চালু হওয়ার সাথে সাথে তারা আসা শুরু করেছেন এবং এক্ষেত্রে কিন্তু সরকারের, আজকে আমি জেলা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে আমি ফোন করে বললাম দেখুন 3টে কাজের ক্ষেত্রে আমাদের একটা পরিষ্কার বক্তব্য হচ্ছে। প্রথম কথা যেটা হচ্ছে, প্রচুর সংখ্যক এখনও পর্যন্ত প্রায় 7,000-এর মতন যারা স্যাম্পল কালেকশন করেছে, এখনও পর্যন্ত কিন্তু তার কোনো রকমভাবেই তার রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। এইটা আপনাদের প্রায়োরিটিতে দেখা উচিত। 2, আপনারা এটা দেখুন যাতে করে আরও বেশি, উত্তরবঙ্গের সবটাই শিলিগুড়িতে আসবে তা না, আরও অন্তত 2-3টে এই পরীক্ষা কেন্দ্র করা হোক। প্রয়োজনে শিলিগুড়িতে, কলকাতা যেমন করা হয়েছে, প্রাইভেট ল্যাবরেটরিকেও দেওয়া হোক। এটা আমি আজকে টেলিফোন করে আমি বলেছি। এটা নিয়ে আমি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি হেলথ, তাকে একটা চিঠিও আমি এটা লিখছি। এবার হচ্ছে এই যে বাইরে থেকে যখন আসছে, স্টেশনে এবং তেনজিং নর্গে বাস টার্মিনাস বা অন্য যে কোনো জায়গায় বাস টার্মিনাস আছে, সেই সমস্ত জায়গাগুলিতে একটা স্ক্রিনিং, শুধুমাত্র একটা থার্মাল গান দিয়ে এই কাজ হতে পারে না। আরও
ইন্টেন্সিভ স্ক্রিনিং প্রয়োজন এবং সেখানে কেউ থাকে না। নাবার সাথে সাথে তারা যে যার মতন বাড়িতে বাড়িতে চলে যাচ্ছে। বিভিন্ন এলাকায় যাওয়ার পরে কাউন্সিলরদের ফেস করতে হচ্ছে। কীভাবে কাউন্সিলররা ফেস করবে? অনেকেই ঘরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। এটা নিয়ে একটা আইন শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। কতগুলো জায়গায় দেখা যাচ্ছে তারা যারা যেখানে থাকেন কোনো জায়গায় কোভিড হয়েছে, অন্য ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে তাদের কাজ করতে দিচ্ছে না, তাদের মাছ বিক্রি করতে দিচ্ছেন, মাংস বিক্রি করতে দিচ্ছেন, এরকম ঘটনাও ঘটেছে। আবার অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে যে প্রচুর সংখ্যক যে এই যে মানুষদেরকে উইদাউট স্ক্রিনিং তারা কিন্তু থাকছে, এবং যখনই তারা বাড়িতে আসছে তখন তাকে বলা হচ্ছে তারা কি হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকবে নাকি সরকারি কোয়ারেন্টাইনে থাকবে, সেই সিদ্ধান্ত করতে হবে তো রাজ্য সরকারকে, পুলিশকে, প্রশাসনকে বা স্বাস্থ্য দপ্তরকে করতে হবে। সেটা তাদেরই দেখতে হবে। ঠিকই তাদের একটা অ্যাম্বুলেন্স আছে, সেই অ্যাম্বুলেন্স করে তারা সাথে সাথে নিয়ে যায়, এটা নিয়ে যায় না তা না, কিন্তু অনেক সময় বিলম্ব হয়। এই যতক্ষণ বিলম্ব হয় সেই সময় পর্যন্ত একটা অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে, মাঝখানে কাউন্সিলররা পড়ে যাচ্ছে। সেই জন্য আমাদের বিশেষভাবে অনুরোধ হচ্ছে, আমরা যা সহযোগিতা করা নিশ্চয়ই করব, কিন্তু এই কাজটা করার দায়িত্ব নিতে হবে প্রশাসনকেই, পুলিশকে এবং স্বাস্থ্য দপ্তরকে। তো আমরা সবাইকেই জানিয়ে দেবো কার কী টেলিফোন নম্বর যোগাযোগ করার জন্য, যাতে তারা সবসময় সেই সহযোগিতাটা পেতে পারে। ফায়ার ব্রিগেডের সাহায্যটা আমাদের ভীষণ দরকার। স্যানিটাইজেশনের ক্ষেত্রে আমরা বাড়ি বাড়ি বস্তি এলাকায় করতে পারি, কিন্তু মেইন রোড ইত্যাদিতে ফায়ার ব্রিগেডের দরকার। আমরা আজকে ঠিক করেছি ফায়ার ব্রিগেডকে একটা চিঠি দিব এই স্যানিটাইজ করার জন্য। আরেকটা যেটা হচ্ছে সেটা হলো আমাদের এই যে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি হেলথ, তাকে আমি একটা চিঠি লিখছি। সেই চিঠিতে আমি বিশেষভাবে যেটা আমরা বলতে চাইছি সেটা হলো যে এই যে কোয়ারেন্টাইন যে সেন্টারগুলো করেছে সেই সেন্টারগুলো অনেক কম। এই সেন্টারটা আরও বাড়ানো উচিত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই সেন্টারে যারা থাকছে বা বেশ কিছু হোটেল বা অন্য বাসস্থানও ভাড়া করেছে সরকার, কিন্তু সেখানে প্রায় 2000 টাকার মতো চার্জ দিতে হচ্ছে। এটা একটা গরিব মানুষের পক্ষে দেওয়া সম্ভব না। গরিবদের একেবারেই ফ্রি করা উচিত, আর এটা ম্যাক্সিমাম 1000-এর বেশি হওয়া উচিত না, এটা আমরা বলছি। শিলিগুড়ি কর্পোরেশনে আমাদের একজন মাত্র ডাক্তার হেলথ, একজন। এ সম্ভব না, অসম্ভব তার পক্ষে, কত জায়গায় দৌড়াবে। অ্যাটলিস্ট আমাদের আরেকজন সরকারি চিকিৎসক এখানে দেওয়া হোক। আমরা আজকে যেমন আজকে আমরা 1 নম্বর ওয়ার্ড, 6 নম্বর ওয়ার্ডে একটা ভালো খবর হচ্ছে। 6 নম্বর ওয়ার্ডের 2 জন আর 27 নম্বর ওয়ার্ডে একজন নেগেটিভ এসছে, তারা বাড়িতে ফিরে এসছে। আমি যখন গেছিলাম কিন্তু তারা ছিল না, এখন আজকে বাড়িতে ফিরে এসছে, এক্ষুনি শুনলাম। তাদের আমরা স্বাগত জানাচ্ছি, সুস্থ থাকুন। আরেকজনকে যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায়নি, মাত্র কয়েকদিন হয়েছে। তারও যদি নেগেটিভ হয় আমরা আরও বেশি খুশি হব। প্রত্যেকেই যেন সতর্ক থাকে, প্রত্যেকেই যেন সরকারি স্বাস্থ্যবিধি, নিয়ম কানুন ইত্যাদি মেনে চলে, সেটা আমি প্রত্যেকের কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাব। আর যেখানে কন্টেইনমেন্ট করা হয়েছে সেখানে আমাদের দায়িত্ব না, কিন্তু সরকারের দায়িত্ব ছিল খাদ্যটা তাদের দেওয়া, কিন্তু দেয়নি, আমরা দিচ্ছি এখন। আজকেও আমরা দিয়ে এসেছি 6 নম্বর ওয়ার্ড এবং 1 নম্বর ওয়ার্ডের ধর্মনগরে। আমি নিজে ছিলাম, আমাদের হেলথের মেম্বার শঙ্কর ঘোষ, সেও ছিল আমার সাথে, আমাদের ওখানকার কাউন্সিলররা, সিংদাসরা, মালতীরা, এরাও ছিল। সবাইকে আমরা ওখানে খাওয়ার ব্যবস্থা করে এসেছি। আজকে 6 নম্বর ওয়ার্ডেও তাদের কাছে এই খাওয়াগুলো একটি এনজিওর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি, কিছু সংস্থার কাছে তারা দিয়েছে, সেটা আমরা ওখানে পৌঁছিয়ে আমরা দিয়ে এসেছি। কিন্তু এটা তো সবসময় যদি দিতে হয় তাহলে তো এটা সরকারকেই দায়িত্ব নিতে হবে। আমরা সেটা আমাদের লোকেরা হয়তো পৌঁছে দিচ্ছে, কিন্তু এইটা দায়িত্বটাও সরকারকে নিতে হবে। আমরা যা সহযোগিতা করার আমরা নিশ্চয়ই করব, আমাদের দায়িত্ব আমরা ফুললি আমরা পালন করব। কিন্তু আমার মনে হয় গভর্নমেন্টকে আরেকটা জিনিস হচ্ছে, এখানে একটা সমন্বয়ের এখনও অভাব আছে, কোঅর্ডিনেশনের একটা অভাব আছে। কোঅর্ডিনেশনটা এই সময়তে একটা যদি আমাদের যদি একটা প্ল্যান করতে হয়, এই যে এত লোক, আমি একটা কেরালাতে দেখছিলাম, কেরালাতে 5 লক্ষ লোক তারা গালফ থেকে ফিরে আসবে কেরালাতে।
তাহলে এই 5 লক্ষ লোককে কীভাবে কাকে কোথায় রাখা হবে তার একটা প্ল্যান করে ফেলেছে। আমাদেরও কিন্তু জেলায় জেলায় এরকম প্ল্যান করা উচিত। এই যে লোক আসছে, কেউ বলতে কত লোক যে আসবে কেউ বলতে পারবে না। পশ্চিমবঙ্গে এখন কত লোক আসছে, কয়েক লাখ হতে পারে, এবং উত্তরবঙ্গে সেটা কম নয়। শিলিগুড়ি থেকে কুচবিহার পর্যন্ত আছে, কুচবিহার শিলিগুড়িতেও কম নয়। আজকে সকালবেলা খবর পেলাম যে 28 নম্বর ওয়ার্ডে প্রচুর লোক এসছে। তারা হয়তো এখানকার লোক ছিল বাইরে, তাদের ঢুকতে গিয়ে তাদেরকে কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে। কোয়ারেন্টাইনে থাকার কথা বলছে, তাদের বাড়িতেই হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে। হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা জায়গাটা কোথায়, সোশ্যাল ডিস্টেন্স কীভাবে মেনটেন হবে, এই সমস্ত অনেক প্রশ্ন আছে। এটা দেখার দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের সংখ্যাটাকে আরও বাড়ানো উচিত, গরিবদের ফ্রি করা উচিত, এবং মিনিমাম 1000-এর ওপরে কোনোভাবেই কিন্তু এর চার্জ হওয়া উচিত না। এই হচ্ছে কয়েকটা কথা আপনাদের কাছে আমি বললাম। কোভিড-19 মোকাবেলায় রাজ্য সরকারের কাছে কি অর্থ চেয়ে চিঠি দেবেন? হ্যাঁ, আমরা আগে দিয়েছি, কোনো টাকাই পাইনি, আবার দেবো। এখনও পর্যন্ত আমরা করে যাচ্ছি ঠিকই। আমাদের তো প্র্যাকটিক্যালি পাওনা টাকাটা পেলেও তো হয়, পাওনা টাকাটাই যদি আমরা পাই তাও আমরা কিছুটা চালিয়ে নিতে পারবো। কিন্তু এই মুহূর্তে চিঠি দিয়েছি, আর আবার একটা চিঠি দেবো, এছাড়া তো কোনো পথ নেই। আমরা পাবো কোথায়? না, আমাদের তো উন্নয়নের কাজ তো প্রচুর টাকা পাওয়া চাই। যতগুলো আমাদের কাজের দিয়েছিল, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাপ্রুভাল দিয়েছিল, সেই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাপ্রুভালের জন্যে কত টাকা পেয়েছি? 3 কোটি টাকা না? হ্যাঁ মাত্র, হ্যাঁ 3 কোটি টাকা পেয়েছি ওই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাপ্রুভালে। কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাপ্রুভালে পাওয়ার কথা প্রায় বোধহয় সব মিলে কত 60-70 কোটি টাকা হবে। তো সেটাও পাইনি এখন। তো এটা আছে। তারপরে আমাদের বিভিন্ন ফিনান্স কমিশনের সেন্ট্রাল ফিনান্স কমিশনের লাস্ট টাকা পাওয়ার কথা, অনেক টাকা, প্রায় 16 কোটি টাকা, সেই টাকাটা এখনও পাইনি। কাগজে দেখলাম আমরা একটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ছোট পৌরসভাগুলির জন্যে, মানে 10 লক্ষের নিচে, তাদের একটা নাকি কর্মসংস্থান রোজগার সৃষ্টির জন্য একটা 340 কোটি টাকাটা স্যাংশন করেছে দেখলাম কাগজে। যদি এটা হয়ে থাকে, আমি একটা চিঠি দিয়েছিলাম আগে এটা নিয়ে, তো সেই টাকাটা এখনও আসেনি। এখন দেখা যাক, আমাদের আসতে হবে, সেটা নিশ্চয়ই পাবো আশা করছি। কিন্তু আমাদের এর মধ্যেও তো কোভিডও মোকাবেলা করতে হবে, আমাদের মোকাবেলা করতে হবে, ডেঙ্গু মোকাবেলা করতে হবে। তারপর আমাদের এর মধ্যে বর্ষা আসছে, প্রচুর কাজ হাফডান হয়ে পড়ে আছে। এই হাফডানের কাজগুলো যদি আমরা এখনই কমপ্লিট করতে না পারি, পরে সেই কাজ শেষ করতে আমাদের দ্বিগুণ টাকা খরচা হবে, কারণ বর্ষাতে সেগুলি ভেসে যাবে। একটা ব্রিজ বানানো হচ্ছে, এমন অবস্থা হচ্ছে যে ব্রিজে যদি যদি ব্রিজের ইয়েগুলো যদি ভেঙে মানে পড়ে, নষ্ট হয়ে যায়, তা নতুন করে আবার তৈরি করতে হবে, খুব ক্ষতি হয়ে যাবে আমাদের। সেই জন্য আমরা চাইছি অনগোয়িং কাজগুলো, আমরা নতুন করে টাকা চাইছি না, অনগোয়িং কাজের টাকাটা আমাদের দেওয়া হোক, এটা আমরা চাইছি। আর কোভিড-19 জন্যে আমাদের কিছু বিশেষ ফান্ড স্যাংশন করা হোক, এই হচ্ছে আমাদের। আর এই যে লিফলেটটা আমরা দিচ্ছি, এই লিফলেটটা আমরা বিভিন্ন জায়গায় ওয়ার্ডে প্রত্যেকের কাছে আমরা দেবো। जैसे कि आप देख रहे हैं आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। सिलीगुड़ी की बात करें तो 4 लोगों को अभी तक छुट्टी मिल गई है। 27 नंबर वार्ड के 1 पेशेंट को, 6 नंबर वार्ड के 2 पेशेंट को और माटीगढ़ा के पतिराम जोत कॉलोनी के भी पेशेंट को छुट्टी मिल गई है। अभी 2 लोग सिलीगुड़ी के एडमिटेड हैं कोविड हॉस्पिटल में। तो अभी हमें सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग को सही तरीके से फॉलो करने की जरूरत है। बाजार खुल गए हैं, कोरोना से भी हमें छुट्टी नहीं मिली है, लॉकडाउन से हमें रिलैक्सेशन मिली है। यह बात हमें याद रखने की सख्त जरूरत है कि लॉकडाउन ने अभी हमें रिलैक्सेशन दी है, कोरोना ने कोई रिलैक्सेशन नहीं दी है। हमें सोच समझकर ही सारे कार्य करने पड़ेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग में, और मास्क और सैनिटाइजर बिल्कुल भी नहीं भूलना है। हम आपसे फिर कल मिलेंगे, आप देखते रहिए SK लाइव। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप से आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे
ये सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजी विजन एंड प्रोडक्शंस।